अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 का जो टॉपिक है रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसको लेते हुए इस चैप्टर को आज कोशिश करेंगे कि हम लोग फिनिश करें इसी वीडियो में। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में था, जो हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं इस चैप्टर में। तो इस हेडिंग में रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो सांस लेने का जो रेट है या जो उसकी अमाउंट है वो किस तरह रेस्ट में होती है और किस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कितनी होती है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। और रेस्ट पोजीशन में ब्रीथिंग का क्या यानी कि रेट होता है और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज उसमें क्या होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। जो ब्रीथिंग है वो बेसिकली एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि जो खुद ब खुद हो रहा हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। और जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, इस इनवॉलंटरी प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो तब्दील होता रहता है खुद ब खुद। हमारी जो भी एक्सटर्नल कंडीशन है या इंटरनल कंडीशन है, जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन है या हमारी बाहर की बैरूनी जो भी यानी कि हालतें हैं या कंडीशन हैं, उसके लिहाज से क्या होता है, उसमें तब्दीली आती रहती है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग एक्सरसाइज, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है वो एक्सरसाइज कर रहा है, इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज। उसका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल, क्योंकि उसके जो मसल्स हैं मुस्तकिल वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। दस ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड विल काउज एंड इंक्रीज हिज ब्रीथिंग रेट। और जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, उसके लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसके लिहाज से ब्लड में पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ द एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, द मसल सेल्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। यानी जब एक्सरसाइज आप की कंडीशन में होते हैं तो जो मसल सेल्स है ना, तो फिर क्या होता है, जो मसल सेल्स टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज में टूट जाते हैं, बगैर ऑक्सीजन के टूटना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ टर्म्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। विदाउट, जब ऑक्सीजन के बगैर कोई काम हो रहा हो रेस्पिरेशन का, तो वो कहलाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है इन दिस मसल्स रेदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इट काउजेज पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल मसल्स होते हैं उसकी वजह से जो मसल्स के अंदर बहुत पेन शुरू हो जाता है, और अकड़ाहट, क्रैम्प मतलब अकड़ाहट से शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा एक्सरसाइज करने के बाद बहुत थकावट फील होती है, बहुत दर्द होता है मसल्स में। जो लोग बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ज़्यादा शिकायत होती है कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज किए बहुत अरसे बाद ये वो। तो असल में वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए मज़ीद अमाउंट में हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, विच इज़ टर्म एज ऑक्सीजन डेट, जिसको हम ऑक्सीजन डेट कहते हैं। ठीक है, बी में साइलेंस होता है, बी नहीं पढ़ते, डेट। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन थ्रू डीप ब्रीथ। और जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें ऑक्सीजन जब ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम बहुत गहरे गहरे सांस लेके, सांस फूल रहा है, बहुत गहरे गहरे सांस लेके ऑक्सीजन इनटेक करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें यानी कि रेस्ट पोजीशन में जो भी आप कह सकते हैं कि ब्रीथिंग और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग किस तरह होती है हमारे उसमें, और क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ये देखा हमने। अब हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक पे। इसमें है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आपने देखा होगा अक्सर पेशेंट को जब यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन ख़राब होती है या उनको सांस लेने में खुद से सांस नहीं ले पा रहे होते, तो फिर क्या होता है कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो लंग्स की तरह काम करती है, जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना जो काम करते हैं, इसी तरह काम करती है। व्हेन पेशेंट नेचुरल ब्रीथिंग बिकम डिफ़िकल्ट,
जब यानी कि जो पेशेंट की जो नेचुरल ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसमें मुश्किल पेश आ रही है तो उस मशीन लगा दी जाती है और वो उसको हेल्प करते हैं सांस लेने में। थ्रू दिस मशीन द ऑक्सीजन रिच एयर इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द ट्रैकिया। और इस मशीन के ज़रिए जो ऑक्सीजन रिच एयर को बराह रास्त सप्लाई कर दिया जाता है पेशेंट के ट्रैकिया में, और एक ट्यूब के ज़रिए ट्यूब इंसर्ट की जाती है मुंह में अप टू द वाइन पाइप। वाइन पाइप जो है उसके अंदर तक एक ट्यूब लगा दी जाती है जिसके ज़रिए ट्रैकिया के ज़रिए ऑक्सीजन रिच एयर वहाँ पे सप्लाई की जाती है। अच्छा, ये तो था आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का। यहाँ पे देखते हैं कि मैकेनिकल ये पूरा आपको डिस्क्राइब किया उन्होंने बहुत अच्छे से। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। मैकेनिकल वेंटिलेटर का पूरा एक सिस्टम, एक सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे एक पेशेंट के साथ, जो कि एयर को ब्लो करता है, या कह सकते हैं कि जो इनकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ऐसे एयर को ब्लो करता है, इसमें ऑक्सीजन होती है और ट्यूब्स के ज़रिए ये पेशेंट के एयरवेज में पहुँचाई जाती है। एंडोट्रेकियल ट्यूब ये क्या होती है? गोज थ्रू पेशेंट्स माउथ एंड इनटू द वाइन पाइप। ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो ये यहाँ पर ये ट्यूब, ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो क्या करती है, पेशेंट के मुंह के ज़रिए उसके वाइन पाइप तक पहुँचाई जाती है, जिसके ज़रिए एयर ब्लो की जाती है। उसके बाद ये जो आपको दिया हुआ है ये वाला, ये क्या है, ये भी ज़रिए एक और ट्यूब लगी हुई है, एक आती है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेज़ो मतलब है कि नाक के ज़रिए एक ट्यूब स्टमक तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि वो पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके या खाना खाए, तो लिहाजा उसकी डायरेक्टली एक स्टमक में ट्यूब डाल दी जाती है जहाँ से उसकी जो भी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जाता है। एयर फ्लो टू द पेशेंट, जो एयर थ्रू ह्यूमिडिफायर, यहाँ पे ह्यूमिडिफायर भी एक लगा हुआ होता है जो हवा को मॉइस्चर रखता है और वार्म रखता है, मतलब थोड़ा सा नमी वाला रखता है और गर्म रखता है। और यहाँ पर ये पाइप जा रहा है, ये बॉडी इसकी यहाँ से ये पाइप क्या करता है, जो वापसी में जो भी यानी कि एक्सहेल करता है एयर पेशेंट, उसको यहाँ से बाहर खारिज कर दिया जाता है। और इस तमाम प्रोसेस को एक नर्स है जो पीरियडिकली चेक कर रही होती है पेशेंट की तमाम कंडीशन को, वो क्या कर रही होती है, देख रही होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता है एक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का, और इस तरह एक पेशेंट की जान बचाई जाती है। जी, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कोई डिसऑर्डर आ जाए, कोई कमी बेशी हो जाए या कोई मुश्किलात आ जाएं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काउज हो जाती हैं उस डिसऑर्डर की बुनियाद पर, जो मैं पहली दी हुई है आपको ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या है? एक ऐसी बीमारी, द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर पैसेज वेज इन टर्म एज ब्रोंकाइटिस। अगर जो भी यानी कि सांस लेने की जो पैसेज हैं, जो वेज हैं, जो रास्ते हैं जहाँ से एयर पास होती है, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो ये काउज आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया। और जो इन्फ्लेमेशन है ये बेसिकली स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनकी ट्रैक में आ जाती है, उनकी वेज में आ जाती है, या कोई बैक्टीरिया अगर अटैक करे तो उसकी वजह से भी क्या होती है, सांस की जो नालियाँ हैं वो सूज जाती हैं या इन्फ्लेमेटेड हो जाती हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लोअर फीवर। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं इस बीमारी के वो क्या हैं कि बहुत खांसी होती है, म्यूकस सिक्रेशन यानी कि जो भी होती है नज़ला जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और हल्का फुल्का बुखार भी शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी एक ऐसी बीमारी है जो कि डिजीज़ के थ्रू इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से होती है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वेलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। बाज़ दफ़ा जो ऐसे यानी कि लोग जो कि ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ मुस्तकिल जो केमिकल का काम होता है, वहाँ पे केमिकल की वजह से मुख्तलिफ गैसेज या मुख्तलिफ हार्मफुल केमिकल जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनसे वो एक्सपोश्योर होते रहते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं। इसकी वजह से उनकी जो नाक के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के जो भी यानी कि ज़रात हैं जो उनकी लंग्स में पहुँचते रहते हैं, और मुस्तकिल यानी कि कांटेक्ट में आने की वजह से इन चीज़ों से उनकी जो लंग्स की जो सरफेस एरिया है एल्वेलाई वो डिस्ट्रक्शन में आ जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एम्फीसीमा जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें भी ये कि ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा खांसी होती है, फेलम प्रोडक्शन हो जाती है। फेलम प्रोडक्शन मीन्स दैट कि बहुत ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे कंजक्शन फील होती है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है।
उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि आमतौर पर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से होती है, वायरसेस या फंजाई वगैरह हैं जो उनकी वजह से होती है। ठीक है, अगर वो आपकी इस एरिया पर अटैक करें तो वो नमूनिया में कन्वर्ट हो सकता है। नमूनिया में क्या होता है कि एल्वुलाई हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, एल्वुलाई बहुत मुतासिर होते हैं और इसकी वजह से जो इनके जो गैप्स होते हैं उनमें एक ख़ास किस्म का फ्लूइड या पस पैदा होना शुरू हो जाता है एल्वुलाई के गैप्स में। और इससे क्या होती है, ब्रीथिंग में ना सिर्फ डिफ़िकल्टी होती है बल्कि पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार में मुबतला होता है, खांसी में बहुत ठंडक लगती है उसको और चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ये नमूनिया की अलामत है। एस्थमा क्या है? एस्थमा एक ऐसी बीमारी है, इसमें इट इज़ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग। ये भी बेसिकली जो भी एयरवेज हैं उन पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। एयरवेज ऑफ लंग्स के जो भी यानी कि जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, विजिंग साउंड बहुत अजीब सी हो जाती है जब हम सांस ले रहे होते हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ, एक्सपायरेशन के दौरान सांस लेने में तकलीफ होती है, आवाज़ अजीब सी हो जाती है हमारी और खांसी बढ़ जाती है। ठीक है, एस्थमा इज़ एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को स्मोक से होती है, किसी को फर से होती है, किसी को फैदर से होती है। तो नंबर ऑफ सब्सटेंसेज हैं जिनसे किसी भी को पर्सन को इनसे एलर्जी हो सकती है और जिसकी वजह से एलर्जी होने की वजह से इनको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द एयर वेज मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट, और इसकी वजह से जो एयरवेज हैं वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं या उनमें नैरो हो जाते हैं, इस वजह से इनकी सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, उसके बाद है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो कि नाम से ही ज़ाहिर है एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ख़तरनाक होती है और इसमें बहुत मुश्किल से यानी कि चांसेस होते हैं बचने के पेशेंट्स के। तो देखते हैं कि लंग कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। बेसिकली ये उन लोगों को होती है जो बहुत स्मोकिंग बहुत करते हैं, जो सिगरेट बहुत पीते हैं, ड्यू टू स्मोक और एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन और स्मोक जो भी यानी कि धुआं है या एयर पोल्यूशन है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स अपीयर इन लंग्स विच मे स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़। इसमें एक एबनॉर्मल टाइप के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं लंग्स के अंदर और वो बाकी तमाम टिश्यूज़ में फैल जाते हैं। द मेजर साइन एंड सिम्टम्स आर कफ विद ब्लड। उसका जो मेजर साइन है ब्लड कैंसर का वो ये कि खांसी के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून भी आना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तकलीफ हो जाती है, रिपीटेड लंग्स इन्फेक्शन, बार बार लंग्स इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस, हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, हॉर्सनेस, वीकनेस, फैटिक, ये तमाम ऐसी कंडीशन हैं जो किसी भी लंग्स कैंसर वाले पेशेंट में सामने आती हैं। ठीक है, तो ये तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको जो भी हैं वो तो नोट्स की शक्ल में अवेलेबल होंगे, अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ एक्सरसाइज में हम लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये देख लेते हैं ताकि ये MCQs की बहुत वैल्यू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि चैप्टर भी अभी आपने समझा है पूरा तो इसको अभी फ़ौरन आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर है द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। तो जो कौन से बायोलॉजिकल फंक्शन है जो गैसियस एक्सचेंज यहाँ परफॉर्म होता है, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बोथ A एंड B, ग्रोथ। जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, तो हम कह सकते हैं कि बोथ A एंड B। प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। प्लांट्स जिसके ज़रिए गैसेस को एक्सचेंज करते हैं वो कौन सा पार्ट है, स्टोमेटा। अच्छा, ईच स्टोमेटा इज़ फॉर्म बाय, हर स्टोमेटा कितने गार्ड सेल मुश्तमिल होता है, 2 गार्ड सेल्स पर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस पोसेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रेस्पिरेटरी सरफेसेस किन प्रॉपर्टीज़ पे मुश्तमिल होती है, थिन एंड वेट होती है, परमेबल होती है, वेरी लार्ज होती है, या इन सब सारे काम होते हैं। यकीनन ऑल ऑफ दीज सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, तो ये ऑल ऑफ दीज होते हैं। इंस्पायरेशन इन्वॉल्विंग इंस्पायरेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इनवर्ट मूवमेंट ऑफ ब्रेथ, तो पॉसिबल नहीं है। बोथ एंड बी, ये दोनों होते हैं तो इंस्पायरेशन पॉसिबल होता है, या कह सकते हैं इंस्पायरेशन में ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल होते हैं, तो लिहाजा बोथ ए एंड बी आएगा इसमें। लैरिंग्स लोकेटेड ऑन, लैरिंग्स कहाँ लोकेटेड होता है, ट्रैकिया पे होता है। ठीक है,
रेस्पिरेटरी सर्फेसिस ऑफ ह्यूमन इज, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस ऑफ ह्यूमन में क्या कौन सा है? एल्विलाई, क्योंकि लंग्स में एल्विलाई ही मौजूद होते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग, जब रेट ऑफ ब्रीथिंग में जो किस कंडीशन में बढ़ता है? जब आपका डिक्रीज O2 लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है O2 की, तो लिहाजा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, सांस तेज़ी से लेने की ज़रूरत पेश आती है। नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ एल्वुलाई, इसमें कौन सा प्रोसेस है या कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें एल्वुलाई डिजेनरेट होता है या उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, टूट-फूट होती है? वो एम्फीसीमा है। अभी आपने डिस्कस किया है पीछे एम्फीसीमा, इसमें लंग्स के एल्वुलाई क्या होते हैं? डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज, और कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें एयर पैसेज वेज क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं, तो कौन सा है? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का MCQs का एरिया था, पोर्शन था, वो समझा दिया है आपको। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग जो भी क्वेश्चन हैं उनके लिए नोट्स अगर जिसको चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल है आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला सेकंड चैप्टर जो कि होम्योस्टेसिस के बारे में है वो कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।